मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। हुकूमती दावों और इक़दामात के बावजूद महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमे शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अफराते ज़र की शरह 9.2% से बढ़कर 11.5% तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ बिजली की कीमत में भी 4 रुपए 74 पैसे इजाफे का फैसला हुआ है, जिससे सार्फिन पर दिसंबर में 60 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रिलीफ भी आवाम को अब तक नहीं मिल सका, क्योंकि हुकूमत ने टैक्स की शरह में इजाफा करके मौजूदा कीमतों को ही बरकरार रखा है। ऐसे हालात में आम आदमी का सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई का यह सिलसिला कभी रुकेगा? यह है हमारा आज का पहला सवाल। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, पीटीआई के इस दौरे हुकूमत में आपके ख्याल में क्या महंगाई को कभी ब्रेक लगेगी? जी, लग सकती है ब्रेक, अगर हुकूमत रुपए की कदर को कंट्रोल करे और डॉलर की उड़ान को रोके, बिजली की कीमतें कम करे, गैस की कीमतों को कंट्रोल करे, तो यकीनन महंगाई कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर ये बयानात दिए जाएं कि महंगाई तो सूबाई हुकूमतों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, वफाक का इसमें कोई कसूर नहीं है, तो फिर आप इस तरह की सियासी पॉइंट स्कोरिंग से महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी वफाकी हुकूमत को ये समझना होगा, इमरान खान साहब की, कि महंगाई की जो कलीदी वजूहात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। बिजली की कीमत उनके कंट्रोल में है, पेट्रोल की कीमत उनके कंट्रोल में है, गैस की कीमत उनके कंट्रोल में है, रुपए की कदर उनके कंट्रोल में है। लिहाजा ये सब चीज़ें जो महंगाई को आगे रेप्लिकेट करती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की शक्ल में, वो सब का सब वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। लेकिन अगर रोज़ाना डॉलर बढ़ाते जाएंगे, रुपया गिराते जाएंगे, बिजली आपने कहा 4 रुपये महंगी करेंगे, तो फिर आप अगर वफाकी वज़ीर साहब हमसे शिकवा भी करें कि हम अच्छी खबरें नहीं देते हैं, तो वो तभी देंगे जब लोगों को महंगाई में रिलीफ फील होगा, तो हम वो आईना दिखा सकेंगे। अगर आम आदमी महंगाई के दर्द में मुब्तला रहेगा तो हम वो आईना कहाँ से लाएंगे जहाँ से लोगों को कॉस्मेटिक रिलीफ दिखाया जा सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सूबों पर जो ये ब्लेम गेम है ये ख़त्म करनी होगी। ठीक है, चीनी की कीमत में 41 रुपए की कमी हमने देखी है, लेकिन वो 160 तक बिकती भी तो रही है ना। अब आपने अगर वो कम की है और बाकी चीज़ें बढ़ा ली हैं, बिजली 4 रुपये बढ़ा ली है, तो फिर लोगों को जो आप एक तरफ से रिलीफ देने की कोशिश भी करते हैं, फिर आप दवाइयाँ महंगी कर देते हैं, फिर आप और चीज़ें महंगी कर देते हैं, तो उस एक चीज़ का ढोल बजा के 100 चीज़ें जो आप महंगी करते हैं उसको आप कहीं से भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकेंगे। बहरहाल हुकूमत से दरख्वास्त की जा सकती है कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, बिलखसूस जो सैलरीड तबका है, जो आपकी लोअर मिडिल क्लास है, जो पे चेक टू पे चेक लोग चलते हैं तनख्वाह के हवाले से, उजरत के हवाले से। आप ये ज़रूर है कि मुझे इसी प्रोग्राम में लोगों ने कहा कि जी उन्हें रेस्टोरेंट्स भरे हुए नज़र आते हैं, फिर हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि उन्हें रेस्टोरेंट्स भरे नज़र आते हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, महंगाई कहाँ है। लेकिन देखें, वो 1% लोग हैं जो नई गाड़ियां खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में रोटियां खाते हैं। जो ज्यादा बड़ा तबका है वो तो घर खाने से भी आजिज हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। एनबीसी, आलमी मंडी में जब भी किसी चीज में इजाफा होता है तो उसका बोझ फौरी तौर पर आवाम पर डाल दिया जाता है, लेकिन जब आलमी मंडी में कुछ रिलीफ दिखने में नजर आता है तो वो क्यों आवाम तक फौरन नहीं पहुंचता? देखिए, जब आलमी मंडी में चीजें बढ़ती हैं तो बकौल हुकूमत उनका असर फौरी तौर पर हम पर होता है, और जब कीमतें गिरती हैं 2 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं उनका असर हम तक आने में। तब 2 महीने सब्र करें, इंतजार करें, क्योंकि मेरा ख्याल है 2 महीने भी नहीं, आपको 6 महीने इंतजार करना होगा। ये कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल में और बढ़ती रहेंगी। हर महीने 4 रुपए तो आप लगा लें, क्या हर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद 4 रुपए और सेल्स टैक्स में इजाफा जो अभी हुआ है, जिस तरह अभी जादूगरी हुई है कि कीमत पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बेतहाशा कम होने के बाद, आज तो खत $60 का कमी आई है। आज के आज हमने कोई कमी नहीं की, और कहते हैं कमी अगर हमने की भी है तो लेवी लगा दी, GST लगा दी, पहले 0 था अब 7% कर दिया, तो इस तरह उसको हमने घुमा फिरा के उसका वो काम कर लिया। बुनियादी बात यह है कि हम स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। आज भी एक साहब का बयान आया है कि
महंगाई कहाँ है, सिर्फ 8% महंगाई बनती है और हमें इस पर तशवीश है। 8% नहीं है महंगाई, 12% से आगे चली गई है। और खाने पीने की अशिया में ये 20% इंक्रीज है, 20% इंक्रीज है। मुजम्मिल रुपए की कदर की बात कर रहे थे, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा। रुपए की कदर जब गिरती है तो सब कुछ गिर जाता है। अगर रुपए की कदर, अगर एक तारीख में जो बड़ा बुरा वो क्लीशे है कि अगर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन क्योंकि अगर मौजूद लफ्ज़ है तो कह रहा अगर रुपए की कीमत नहीं गिरती तो पेट्रोल वही आपका 68 रुपीज़ का होता, आज आपका 150 के करीब पहुंच रहा है। इसी तरह खाने पीने की अशिया बहुत महंगी है, मार्केट जाके देखें। मैंने आज अभी आपके सवाल के बाद चेक किया था, घर वालों से वो हंस पड़े, ये क्यों पूछते रहते हो, तुम कम करा सकते हो। बात ये नहीं है, आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक बार कहा है और उस बुनियादी मसले की तरफ इशारा किया है जो एग्जिस्ट करता है कि हमारे यहाँ से स्मगलिंग हो रही है सामान की, हमारे से गंदम स्मगल हो रहा है, हमारे से चीनी स्मगल हो रही है, हमारे से होर्डिंग हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है और इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और आई एग्री विद हिम। लेकिन फिर आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हर बात देखेंगे बाद में। सूरत हाल ये है कि दिहाड़ीदार मजदूर काम करने के काबिल नहीं है इस वक्त। जो हम बहुत रोते हैं ना उसके लिए, वो काम करने के काबिल यूँ नहीं है कि वो सिलानी जाके खाते लेकर आए या अपनी दिहाड़ी लगाए। तो बड़े मसाइल होंगे और इन मसाइल को हमें समझना होगा। 12.6% महंगाई की शरह है आपकी और कर्जे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर सूद बढ़ रहा है आपका, उन पर सूद मुस्तकिल बढ़ रहा है और हमारे ब्रादर दोस्त इस्लामी ममालिक हमसे सूद ले रहे हैं। एक अफसोसनाक बात ये। तो मैं ख्याल पहले तस्लीम करना होगा हमको कि हमारे यहाँ बुरी सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर शायद हम मसले का हल निकाल सकें। ठीक, जनरल साहब, आपके ख्याल में ऑपोजिशन जमातें महंगाई पर सियासत करने में क्यों नाकाम दिखाई दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात चीजों में तो ऑपोजिशन खुद भी मुलव्वस है और गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू, हुकूमत की इफेक्टिव मशीनरी नहीं, और इसके साथ साथ अवाम की लालच पैसे बनाने की, कई चीजें हैं। ये कॉम्प्लेक्स इशू है। आप देखिए कि चीनी की होर्डिंग की हुई थी और मिलें ज्यादातर आप देख लीजिए कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं के पास उनकी मलकियत में हैं, कुछ हुकूमत के अपने लोगों के पास है। चीनी के ऊपर वो छापे जब मारे गए उनके गोदामों पे, वो बाहर निकाली तो चीनी की कीमत खुद ब खुद नीचे चलेगी। तो बेसिक प्रिंसिपल तो यही है, डिमांड और सप्लाई। कुछ तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, रुपए की कदर, जैसे मुतमिल बात कर रहे थे, दुरुस्त है कि रुपए की कदर कम होने से ये मसला बड़ा खासा एग्रीवेट हुआ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद आ जाती है मुनाफाखोरी, मार्केट की मैनिपुलेशन, शॉर्टेजेस क्रिएट करना और प्राइसेस को कंट्रोल करना। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि ये ना तो इन्होंने ऑपोजिशन को एंगेज किया इन इश्यूज के ऊपर के सख्त फैसले कर सकते हैं, लोगों को पकड़ के जेलों में डालने का काम करना पड़ता, तो आज ऑपोजिशन खड़ी होगी सड़कों पे। और दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। माफिया से ये यूं लगता है कि उनके सामने हथियार फेंक के बैठे। नतीजा ये है कि अवाम उससे सफर कर रहे हैं। तो इशू काफी सारे हैं। अगर हुकूमत एड्रेस करना चाहती तो ये मुख्तलिफ सतहों पर एड्रेस हो सकते थे। फिर यह है कि जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो हमने बनाई नहीं, इलेक्शन नहीं हुए। नतीजा ये है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं वो फंक्शनल है, वो मार्केट में जाके कोई ना कोई मॉनिटरिंग कर लेती हैं, कुछ वो भी नहीं हुआ। तो एक अवामी सतह पे अवामी रिप्रेजेंटेशन ना होनी, अवाम सफर कर रहा है, अवाम की रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं है। नतीजा ये कि जो दुख वहां पे बांटा जा सकता था वो फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचते हुए वो बिल्कुल डिल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसका भी कोई मदावा नहीं। तो एक ऐसा बिगड़ा हुआ निजाम हमारे सामने आज मौजूद है जिसमें यूं लगता है कि बिल्कुल ये मादर पिदर आजाद है, कोई इसका वाली वारिस नहीं कि इसको संभाला दे सके और तमाम एस्पेक्ट इसके यूं लगता है कि हाथ से निकले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये हुकूमत जब अगले इलेक्शन में जाएगी तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला जिसके ऊपर अवाम इनसे जवाबदेही करेंगे वो महंगाई का है।
उस पे मेरा नहीं ख्याल कि ये लोगों को मुतमईन कर सकेंगे, क्योंकि हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के दौर में यकीनन सबसे बड़ा मसला महंगाई है, हुकूमत क्यों इस पर काबू पाने में नाकाम है? देखिए, जिस तरह बाकी साथियों ने बात की, बेसिकली बात ये कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस का ही रहा है। जिस तरह मुजम्मिल कह रहे थे कि ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, सूबाई हुकूमतों की पूरी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद उनके पास अपने डीसीज हैं, अपने कमिश्नर्स हैं, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी। लेकिन बात ये आ जाती है, वफाकी हुकूमत में जिम्मेदारी इसलिए आती है कि 2 सूबों के अंदर इनकी अपनी हुकूमत है, तीसरे सूबे में इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो कम से कम 3 सूबों और वफाक की हद तक तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, जब अपोजिशन का दौर था और कंटेनर पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीरें करते थे, उस वक्त तो ये बातें बहुत अच्छी लगती थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, माफियाज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को माफिया से कब्जा छुड़ाना है। तो ये इनका काम था। 3-3.5 साल गुजर गए, अगर अभी भी हमें माफियाज की स्टोरी सुना दी जाए तो वो तो इलेक्शन में आके आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आवाम को किसी फैक्ट्स एंड फिगर से उनको परवाह नहीं है कि आप बताएं कि जी इतनी रेमिटेंसेस बढ़ गई। अभी ट्वीट किया था कि FBI ने इतनी कलेक्शन ज़्यादा कर ली, हमारी बम्पर क्रॉप्स हो गई, उसका एंड रिजल्ट किधर है? आवाम को उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? आवाम में तो वाकई जो सैलरीड तबका है या गरीब तबका है वो तो बड़ी बुरी तरह पिस गया है। आप कोई चीज़ बाज़ार लेने के लिए जाए, आपके होश उड़ जाते हैं। लोग किस तरह अपने घरों के खर्चे चला रहे हैं, किस तरह चूल्हे जला रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह उनकी फीसें दे रहे हैं। किसी से जाके आप पूछें। आपके चैनल पे भी कई लोगों ने महंगाई के ऊपर प्रोग्राम किए, मैंने भी महंगाई पे प्रोग्राम किया। आप देखें कि लोग जो है ना वो काटने को दौड़ते हैं, रो रहे होते हैं, हर कोई अपनी अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हुकूमत को पता होनी चाहिए। PTI के जितने वुज़रा हैं वो इमरान खान साहब को सब अच्छा की खबर देने के बजाय उन्हें आवाम की असली हालत बताएं। उनको चाहिए कि अपने अपने हलकों में जाएं, वहाँ जाके देखें कि आवाम की क्या हालत ज़ार है और उसको आके कुछ रिलीफ देने की कोशिश करें। अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो इसका नुकसान सबसे बड़ा आपको ही होगा। तो आपको चाहिए कि टीवी पे आके बातें तो करते हैं कि जी हमें पता है महंगाई हो रही है, आम आदमी तंग है इससे, लेकिन उस महंगाई का कुछ सद्देबाब किसने करना है? कोई बाहर से तो नहीं आएगा। ये वफाकी गवर्नमेंट की ही ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारी है। और सब लोग जो है वो PTI की गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं कि इन्होंने आना था, इन्होंने तब्दीली लेके आनी थी, इन्होंने नौकरियां देनी थी, इन्होंने घर देने थे, वो सब वादे कहाँ गए? तो मेरे ख्याल से ये सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है और इनको बड़ी अब जो है इसके ऊपर सोचना चाहिए। ठीक, ज़ुनैरा, आपके ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती तो क्या हालात आज मुख्तलिफ होते महंगाई के ख़ास तौर पर? थैंक यू शाइस्ता। मेरे ख्याल है इस चीज़ के 2 एंगल्स हैं। एक तो ये कि जो इतने अरसे से लेट्स से लास्ट 30-40 ईयर्स से जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो तकरीबन एक ही पैटर्न पे और एक ही फॉर्मूले को फॉलो कर रही थी, बिकॉज़ हम IMF के साथ ही काम कर रहे थे। तो वो एक पैटर्न तो बन गया था और जो दूसरी 2 मेजर पार्टीज़ PTI के अलावा हैं उनको काफ़ी हद तक नो हाउ थी कि इसको बैलेंस आउट कैसे करना है। दूसरा, उनकी पार्टीज़ में इतनी कोहेरेंस थी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी कि वो चीज़ों को हश हश भी कर देते थे, लोगों तक पहुंचने भी नहीं देते थे। मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज हर कोई इकोनॉमी पे बात कर रहा है, पहले नहीं होती थी। फिर उसके बाद अब पैंडमिक को देख लें, फिर कुछ आप बॉर्डरिंग जो आपके नेबरिंग बॉर्डर्स हैं उनके साथ टेंशन्स को देख लें। इन सारी चीज़ों का अगर क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट देखें तो इन अ वे येस PTI इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज गवर्नमेंट में वो है। लेकिन ये जब से चला आ रहा है उसमें अगर मैं ये कहूँ कि वर्स्ट एग्रीमेंट विद द IMF किसने किया है तो वो PTI ने किया है, क्योंकि पहले भी लोग चल रहे थे IMF के साथ। इस दफ़ा जो एक ऐसे लग रहा है कॉलोनियल इकोनॉमी वापस आ रही है। IMF के साथ साइन क्या हुआ है उस पर कोई बात नहीं हो रही। इट इज़ लाइक बिल्कुल एक ब्लैंक एक सरफेस है जिसके पीछे गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें कुछ नहीं पता। किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन कोई देने को तैयार नहीं है। कल कोरोना ऑडिट रिपोर्ट पे बात कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी, और उसमें जो मिस अप्रोप्रिएशन थी वो उसको कह रहे थे नहीं वो आप उसको छोड़ें, हमने उनको बाद में उसकी डिटेल्स दे दी थी। यानी कि इट्स लाइक कि कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप 1 मिनट के लिए सोच लें कि कोई बादशाह का महल है और एक रियाया है तो उनका आपस में कनेक्शन नहीं होता था, अभी भी ऐसा ही है। तो डेमोक्रेसी के
होते हुए भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे ही साथ हमारे ही पैसे को इस्तेमाल करते हुए हो क्यों रहा है इस तरह सब कुछ। सो ये जो एक पॉलिटिकल केओस है, अगर उस लेंस से आप चीज़ों को देखें तो फॉल्ट लाइंस बहुत बढ़ गई हैं। जो कलअदम तहरीकें थी और तंजीमें थी वो अब प्रैक्टिकली आपके इलेक्शन में आ गई हैं। जहाँ पे नून लीग को ज़रूरत ही नहीं कि वो लोगों को 2-2 हज़ार रुपए दे, वहाँ पे उनकी वीडियो आ गई हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग फिर आमने सामने खड़े हुए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ ईवीएम और जो रेमिटेंसेस हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग है उस पर फोकस किए हुए हैं। तो जो एक पॉलिटिकल विल होती है वो डिटर्मिन करती है आपकी इकोनॉमी को। तो वो पॉलिटिकल विल बहुत मिसगाइडेड है, मिसडायरेक्टेड है। वो सऊदी अरेबिया से और जिन जिन लोगों से पैक्ट्स कर रही है, मुझे नहीं पता किस माइंडसेट के साथ कर रही है। सो ये इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। ये जो बाकी पार्टिसिपेंट्स ने बातें की हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये भी एक एंगल ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, यकीनन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आवाम वो काफ़ी परेशान है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने धुआंधार खिताब किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो और अरकान को ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी कर दिया। इस जलसे के हवाले से जो बात की जा रही है कि पीडीएम भी खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को बाहर निकालने में नाकाम रही और तहरीक इंसाफ भी पेशावर में बड़ा पावर शो नहीं दिखा सकी, वहाँ पीपल्स पार्टी आवाम को बाहर लाने में कामयाब नजर आई। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी अपने लिए सिंध के अलावा भी कहीं जगह बनाने में कामयाब हो सकती है? एनबीसी, आपके ख्याल पंजाब भी छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी ने केपीके का ही इंतखाब क्यों किया? नहीं, मेरा ख्याल है कोई टेक्टिकल गेम है उनका कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे। पहले भी पूरे मुल्क में उनका नुमाइंदगी रही है, अब ये लिमिट हो गए हैं, सुकड़ गए हैं, शिलिंग हो गए हैं, ये सिंध की हद तक बाहर निकलना चाह रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि फेडरल पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। और वहाँ चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि बहुत अच्छी बात है कि वो फेडरल पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं और मुस्लिम लीग को भी चाहिए कि वो भी करे। ना मुस्लिम लीग भी कर रही है, वो भी जलसे करती है, वो भी पीडीएम के साथ जलसे करती है, मिलकर फ़र्क ये है। तो मेरा ख्याल ये कि अच्छा, अगर ये अमन व अमान के साथ हो जाता है सब कुछ तो बेहतर है, लेकिन ये कि वायलेशन ऑफ एसओपीज और वायलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन रूल्स, ये गलत बात है। ये मेरा ख्याल है किसी को भी, चाहे वो पीटीआई के लोग हों या मुस्लिम लीग के लोग हों या पीपल्स पार्टी के लोग हों, कोई भी हो, उनको जेब नहीं देता कि वो ईसीपी के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करें, और बिल्कुल उन पर जुर्माना भी होना चाहिए। और जिस तरह लाहौर में खरीद फरोख्त का मामला आया है, उनका बयान भी आ गया है ईसीपी का कि जो मुलजिम करार पाया उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये ऐसे इक़दामात। जहाँ तक ताल्लुक़ है पॉलिटिकल सरगर्मियों का, बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्दी बात है, ये होनी चाहिए। कोई कहाँ भी कर रहा हो, कितना भी छोटा भी कर रहा हो, वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है। और यहाँ गलती पीटीआई से हो गई कि वो 133 से निकल गए, उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा कुछ दिनों में, आप देखिएगा लाहौर में, और फिर वो उसको भुगतेंगे भी। तो कोई बुराई नहीं है कि कोई कहीं पर कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने आप को एक्सप्लोर और एक्सपेंड करना चाहता है। देखते हैं कहाँ तक कामयाबी होती है। जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या ये कामयाब जलसा था? देखिए, इसको बहुत बड़ा जलसा तो उस तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन कामयाब था इस लिहाज से कि दूसरी पार्टियां शायद इस तरह के जलसे नहीं कर सकी। खासतौर पे पीडीएम का बहुत ही बड़ा फ्लॉप था वहां पे, और पीडीएम में इस तरह वहां पे सपोर्ट उनको नहीं थी पीपल्स पार्टी की। देखिए, केपीके में पीपल्स पार्टी काफी मजबूत है। ये कहना कि अगर आप वहां पे देखें, सेनेट के इलेक्शंस का देख लें या दूसरे जो जनरल इलेक्शन वगैरह हुए, उसमें उनको काफी हद तक उनकी पोजीशन बेहतर थी दूसरी पार्टियों की निस्बत। और मैं समझता हूं कि आज भी वहां पे अगर ये मेहनत करें, कोशिश करें, तो बहुत कुछ वहां पे ये बदल सकते हैं। आपको याद होगा कुछ जमाने में बिलावल ने सवात में और मुख्तलिफ जगहों पे जो जलसे सवात में खासतौर पे किया, तो बड़ा कामयाब जलसा था उसका। तो पीपल्स पार्टी को वहां पे सपोर्ट है, लेकिन ये कि लोग बाज़न हो जाते हैं जब वो
वो देखते हैं कि राब्ते इनके लीडरशिप वगैरह के साथ नहीं रहे, तो अब चूंकि ये कांटेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पे ये खासी सीरियस थ्रेट बन सकते हैं पीटीआई के लिए। अगर पीटीआई जैसे हम मुख्तलिफ जगहों पे बात कर रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सके उस तरह महंगाई के तरीका से, तो ये वो चीजें हैं जो कि उनके आड़े आएंगी और इन पे कैपिटलाइज करके हो सकता है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे इनको इलेक्शन में हरा। ठीक, जुनैरा, आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी केपीके में अपने कदम जमा सकती है? जो इस वक्त हमारी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बड़ी, अगर उनको मैं कहूँ कि उन सब की बड़ी फ्लूइड स्टेट है तो ये गलत नहीं होगा। मतलब यू डोंट नो कि केपी जो कि एक वक्त में गढ़ था पीटीआई का, वहाँ अगर इस तरह का जलसा हो सकता है तो इसका क्या मतलब है। सिमिलरली जो बाईपोल्स हुए, ज़िमनी इलेक्शंस हुए, उसमें जिस तरीके के रिज़ल्ट्स आए वो भी अनएक्सपेक्टेड थे। सीधी सी बात है कि फ़ौरन रिज़ल्ट आया कि अगर गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया तो जो एरियाज़ कंसिडर होते थे कि वो नून लीग के हब हैं, वहाँ पे नून लीग वापस हमें नज़र भी आई है। सिंध में अगर आप देखें तो सिंध में पीटीआई का डिक्लाइन है, पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया, हलकों की सियासत शायद नहीं करनी आती पीटीआई के जो कराची के लोग हैं उनको, तो वहाँ वी आर सीइंग अ डिफरेंट पैटर्न। असूलन तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक इस तरह का बिल्कुल इवन सा डायस्पोरा मिले पॉलिटिकल, जिसमें सारी फेडरल लेवल की जमातें हों, जैसे एनबीसी कह रहे हैं, जैसे फवाद साहब ने कहा। लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज़ अगर पीपल्स पार्टी केपी में जाती है और केपी ऐसा सूबा है जो चांस देता है डिफरेंट लोगों को हमेशा, तो वो यकीनन ये भी देखेंगे कि जहाँ पे ये 3 दफ़ा इलेक्शन लड़के बैठे हुए हैं वहाँ का क्या हाल है। तो पंजाब को अगर आप देखें, पंजाब में बुज़दार ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि लोग ये सोचें कि जी शायद पहले वाले इनसे तो बेहतर थे तो चलें उधर ही वापस चले जाएं। तो इतनी फ्लूइड स्टेट है कि आने वाले इलेक्शन में अगर ये पिच भी करते हैं अपने आप को उन सूबों में जहाँ पे इनकी प्रेजेंस ज़ीरो है, तो मुझे सिर्फ केपी से उम्मीद है कि वो लोग चांस देते हैं और वो डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ जाते हैं। हो सकता है पीपल्स पार्टी वहाँ इमर्ज करती नज़र आए। बाय द वे गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी खासी सीटें जीती थी इन्होंने, लेकिन बहरहाल ये है जरदारी साहब की जमात, या भुट्टो की जमात तो रही नहीं है। पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स पीपल्स पार्टी की बहुत चेंज हो चुकी हैं, तो करप्शन की इनकी भी बहुत दास्तानें हैं। तो अब किस बेस पे ये जलसा कामयाब हुआ है, मेरे ख्याल है इसके ऊपर तो बड़ा फोकस्ड किस्म का एक सर्वे होना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि वो क्या सोच के इन जलसों में गए हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे कि जुनैरा ने भी कहा कि केपीके की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं बाकी सूबों की निस्बत, और केपीके के जो लोग हैं वो चांसेस देते हैं नए लोगों को भी। तो क्या हम ये तवक्को करें कि आने वाले वक्त में केपीके जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा? देखिए, मैं तो जलसों से अंदाज़ा नहीं लगाता कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे वो वहाँ पे सीटें ज़्यादा जीत जाएंगे, क्योंकि जब एक जगह जलसा होता है तो उसमें पूरे, अगर पेशावर में जलसा हुआ है तो पिंडी से लेके आज़ाद कश्मीर से लेके मानसेरा के लोग तक सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जलसे तो फजलुर रहमान भी बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, कितनी सीटें ले जाते हैं इलेक्शन में। जलसे तो जमात इस्लामी के भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको कितनी सीटें मिल जाती, तो बात जलसों की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक खुशाइन बात है वो ये है कि ये जो बड़ी जमातें, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी भी एक बड़ी जमात है पीटीआई, इनको चाहिए कि ये वफाक की सतह पे आके पाकिस्तान के लिए काम करे। बिल्कुल इनको पूरे मुल्क में फैलना चाहिए और इनको सीटें जीतनी चाहिए। लेकिन अपना पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो श्रिंक होके, वो एक वफाक की जमात थी, वो जो हमारे उस वक्त इलाका गैर होते थे वहाँ से भी सीटें जीतती थी। उन्होंने कश्मीर में भी हुकूमत की है, गिलगित बल्तिस्तान में भी, लेकिन अब वो श्रिंक होके एक जमात बन गई है सिर्फ सिंध की, और पिछली 13 साल से कंटिन्यूस वो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। और वहाँ पे आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, बेड़ा गर्क हुआ हुआ सिंध का। आप क्या देही इलाके, क्या शहरी इलाके, भी पिछले दिनों मुझे किसी काम से कराची जाना पड़ा, उसका हाल देख के दिल रोता है। लोग जिस तरह बुज़दार साहब की मिसाल देते हैं या लाहौर की, बुज़दार साहब फिर भी शहबाज शरीफ से लाख दर्जे बेहतर है। हमारे लोगों का अलमिया ये हो गया कि बेशक करप्ट इंसान है, करप्शन के इल्ज़ामात है, लेकिन अगर वो स्ट्रीट स्मार्ट है तो लोग उसको कहते हैं कि जी वो तो उससे तो बेहतर था। बिल्कुल बेहतर नहीं था। और 5 साल के बाद अगर बुज़दार साहब की भी इस तरह की करप्शन की स्टोरी सामने आती है या कोई ऐसी बात आती है, हम तनकीद करेंगे, बेहतर नहीं कहेंगे। कोई बंदा बेहतर नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है।
पाकिस्तान में करप्शन कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम के पैसे खा रहा है, वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सिंध के हालात बेहतर करे ताकि उसकी मिसाल बना के वो दूसरे सूबे में पेश कर सके, और अगर वो दोबारा वफाक की जमात के तौर पे उभरते हैं तो ये खुशाइन बात होगी। ठीक है, मुजम्मिल सरवरदी साहब, तवक्को ये की जा रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अपने कदम जमाने की कोशिश करेगी। इसके बरक्स हमने देखा कि पहले बलोचिस्तान और अब केपीके में पीपल्स पार्टी जो है वो कदम जमाने की कोशिश कर रही है। आपके ख्याल में अपनी कोशिश में पीपल्स पार्टी किस हद तक कामयाब हो पाएगी? नहीं, इससे पहले बिलावल ने साउथ पंजाब का एक बहुत बड़ा तफसीली दौरा किया है। उसमें उन्होंने डेरा गाजी खान में बहुत अच्छा जलसा किया है, लिया में बहुत अच्छा जलसा किया है, मुल्तान वो रहे हैं, 5-6 दिन साउथ पंजाब में रहे हैं। तो उनका फोकस हमें पंजाब में, साउथ पंजाब में भी नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ केपी और बलूचिस्तान में फोकस कर रहे हैं, वो साउथ पंजाब पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं और साउथ पंजाब के बहुत से लोगों को साथ मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक नज़र आती है स्ट्रेटजी जिसमें पीपल्स पार्टी ने कुछ पॉकेट्स को फोकस किया है आउटसाइड सिंध, जहां से उनका ख्याल है कि वो सीटें निकाल सकते हैं, और उन पॉकेट्स में बार बार बिलावल जा रहे हैं और वो वहां पे पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगली दफ़ा आउटसाइड सिंध भी वो कुछ सीटें जीत सकें। वो साउथ पंजाब से कुछ सीटें जीतना चाहते हैं, कुछ सीटें केपी से जीतना चाहते हैं, कुछ बलूचिस्तान में उन्होंने जो लोग नून लीग से नाराज़ थे, सनाउल्लाह जहरी वगैरह, उनको शामिल किया है, उनकी सीटें हैं वो लेना चाहते हैं। तो इस तरह एक स्ट्रेटजी तो पीपल्स पार्टी की नज़र आती है कि 2018 में जो वो श्रिंक होकर सिर्फ सिंध की हद तक महदूद हो गए हैं, वो अपने इस तासुर को ख़त्म करने के लिए अगले इलेक्शंस में कुछ पॉकेट्स को फोकस कर रहे हैं जहां से वो सीटें निकाल सकें। ठीक है, वो हमें सेंट्रल पंजाब में वीक नज़र आते हैं, लेकिन वो साउथ पंजाब पे बहुत फोकस कर रहे हैं और सेंट्रल पंजाब पे कम फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी तो बिलावल की सियासत में हमें नज़र आती है। ये क्या फौरी तौर पर सीटें जीत लेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, या अब के कुछ वोट मिलेंगे, सीटें नहीं निकल सकेंगी और इसके लिए उन्हें एक और इलेक्शन तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक गिरता बहुत जल्दी है और बनने में टाइम लगता है, और गिरे हुए वोट बैंक को बनाना बहुत मुश्किल काम है। पंजाब में और केपी में उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि उनका वोट बैंक मौजूद था जो गिर गया है, जो उनके हाथ से निकल गया है, और हाथ से निकले हुए वोट बैंक को वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिलावल ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगले इलेक्शन में उसमें इतनी ज़्यादा सक्सेस नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल में सीटें जीतना मुश्किल होगा, शायद वोट बैंक का कुछ हमें को 10-20%, 30% रिवाइवल नज़र आ जाए। पिछली दफ़ा जहाँ 10,000 वोट लिए हैं वहाँ 14-15 हज़ार वोट हो जाएं, 16,000 वोट हो जाएं, लेकिन क्या वो जीतने वाले वोट बन जाएंगे सीट, ये मुश्किल लगता है। उसके लिए बहुत गैप है, साउथ में भी बहुत गैप है। मसलन अब जो लाहौर का इलेक्शन है, जिस सीट पे वो लड़े हैं वहाँ उन्होंने 2018 में सिर्फ 5,000 वोट लिया हुआ है, तो 5,000 से 90,000 तक जाना तो मुश्किल है। 10,000 पे आ जाएं, 15 पे आ जाएं, 18 पे आ जाएं, ग्रोथ नज़र आ सकती है हमें पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में, लेकिन क्या वो जीतने वाला वोट बैंक बन जाएगा, ये मुश्किल है। जनरल साहब, जैसा कि मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि पॉकेट्स फिल करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी, और जो वोट्स हैं शायद वो तो ग्रैब कर सके पीपल्स पार्टी, लेकिन वो जीतने वाले वोट बन सकेंगे या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आप इत्तफाक करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल एक बात तो वाज़ेह नजर आती है कि फर्क उस वक्त बहुत ज्यादा था, और पीपल्स पार्टी ने पिछले इतने अरसे में कोई ऐसा काम भी वहां नहीं किया जिससे आदमी ये कह सके कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी वहां पे। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी एक वक्त पे आपको याद होगा कि पंजाब की ही सबसे मजबूत पार्टी थी, और उसने पंजाब के बलपोते पे फेडरल गवर्नमेंट्स बनाई, पंजाब में इलेक्शन जीते, और आज भी पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए सिंपैथीज मौजूद हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वहां पे वो निस्बतन बढ़ता गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में जरदारी साहब का होल्ड था इस पार्टी के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इनको आई और ये सिकुड़ गई पार्टी। वरना भुट्टो के नाम पे वोट मिलने बिल्कुल पंजाब में पॉसिबल था, इवन बेनजीर के नाम पे वोट मिल सकते थे, बावजूद इसके कि इन्होंने पंजाब कार्ड खेला, लीगियों ने, PMLN ने, वो पंजाबी वो पग वगैरह का कोई जो ड्रामा इन्होंने रचाया था, तो इस तरह के ये हमेशा पे हुए। हाँ, तो इस तरह के उन्होंने खेल तमाशे किए,
लेकिन बात यह है कि परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे किसी और पार्टी की नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि पीपल्स पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ, छोटी पार्टियों के साथ मिल मिला के वहां पे कुछ अपने लिए करती, क्योंकि खासतौर पे इनकी पजीराई काफी है सदर्न पंजाब। सही। तो सदर्न पंजाब में तो ये बिल्कुल ये पासा पलट सकते हैं अगर वहां कोशिश करें। और पीपल्स पार्टी से ही लोग निकले हुए बहुत सारे, वो पीटीआई में भी गए थे, वो वापस चले जाएंगे जो हमेशा से होता आया है। तो मकसद ये है कि ये इतना कोई बहुत वाज़ेह गेम नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर लोकल लेवल पे भी पोटेंशियल है और साउथ पंजाब में खास तौर पे, और लगता है कि अगर वहां पे ये मेहनत करें तो हो सकता है कि वहां पासा पलट ले। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन ब्रेक की, और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादाना सहाफ़त के फ़रोग़ का मुतालबा पूरा हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल पर दस्तखत कर दिए गए, जिससे ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन गया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कमीशन बनाया है ताकि वो आज़ादाना तौर पर सहाफ़त कर सकें। हुकूमती टीम का दावा एक तरफ, लेकिन सवाल ये है कि क्या नए कानून से प्रोफेशनल सहाफ़ियों के लिए काम करने का माहौल बेहतर हो सकेगा? NBC, आपके ख्याल में इससे सहाफ़त तब्दीली आएगी? मेरा ख्याल है कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सब ज़ेब दास्तां के लिए, जिस तरह हमारे आइन के आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, दो ऐवानी मुकन्नना है, सबका वायलेशन। हम तो आइन को तोड़ के भी बहुत धड़ल्ले से बैठ जाते हैं, कहते हैं कुछ है कोई जो हमारा मुहासबा करे, एहतसाब करे। तो वो छोटी सी बात है। तो मुझे लगता है ये मैं और ज़्यादा गैर महफूज हो गया हूँ उसके बाद, क्योंकि अब शीरी मजारी कह सकती है कि हमने कानून पास कर दिया था, हमने सब कुछ कर दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने गुमशुदा लोगों के बारे में जो बात की है और हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत माँ जैसी होती है। मैं नहीं समझता कि रियासत माँ जैसी है। रियासत तो अपने बच्चों को मार देती है आजकल। सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में, इस मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा पॉलिटिकल जो वल्कानोज हैं, इसको देखते हुए और पुरानी सोच को देखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई महफूज है। आम शहरी महफूज नहीं है। सहाफ़ी किस खेत की मूली है? सहाफ़ी कोई शराफिया, सहाफ़ी कोई ऊपर से थोड़ी आए बनकर, आवाम में से आते हैं और उनको आवाम में रहना चाहिए, उनको भुगतना चाहिए। कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, आपका पॉइंट है। ठीक है, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में सहाफ़ती तरीक़ाकार में कोई तब्दीली आ सकेगी? नहीं, ना इससे सेंसरशिप ख़त्म हो सकेगी, ना इससे जो पैमरा की अनलॉफुल डायरेक्शंस हैं वो ख़त्म हो सकेंगी। फिर अब आप हालिया देखें, इस्लामाबाद का एक ASI 2 दिन शुमाली इलाका जात की सैर करके आया है। हालांकि उसने तो हमें बरामद करना था, वो बेचारा खुद नहीं बरामद हो पाया 2 दिन, और शुमाली इलाका जात की सैर करता रहा है। तो इसलिए जो जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें आपको पॉजिटिवनेस ये नज़र आती है कि फवाद चौधरी ने, शिबली फराज ने प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर इसके ऊपर काम ज़रूर किया। मसवदा बहुत अच्छा, अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें चीज़ें हैं। शीरी मजारी साहिबा ने इसके ऊपर काम बहुत किया। लेकिन बात यह है कि कानून तो पहले भी उस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता। तो एक्ट पास हो जाता है लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं होता। चीज़ ये बहुत अच्छी, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बहुत अच्छा है, काश इसके ऊपर जो है वो अमल हो जाए, लेकिन हमने तो आज तक देखा है कि किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं होता। जुनैरा, कानून तो बन गया है, क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करवा सकेगी? मुझे नहीं पता कि क्या ये गवर्नमेंट जो कि बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के आगे सरेंडर कर देती है, वो मीडिया मालकान से किस तरह चीज़ें वक्त पे कराएंगे, किस तरह इंश्योरेंस दिलवाएंगे, किस तरह कैमरे से ज़्यादा कैमरामैन की लाइफ को इम्पोर्टेंस होना सिखाएंगे। मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट। ये बातें लिखी हुई बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है इट्स जस्ट अनदर फेदर इन देयर कैप के वो ये कह सकेंगे कल को कि जी हमने तो ये किया था। अब किसी ने उस पर अमल नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया में
कहीं ये नहीं होता कि एक तो आपको सैलरीज डिलेड मिल रही हो, 3-3, 4-4 महीने मिल ही ना रही हो, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये मतलब इट इज़ सो सेंसिटिव ओवर देयर। यहाँ पे तो 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल की तनख्वाहें ना मिलना, उसके बाद निकाल देना, ये सब तो पैटर्न है। एक ईमेल पे लोगों को अगले दिन कोई 1 महीने का जो एक अच्छा सा एग्रीमेंट लिखा हुआ होता है बड़ा खूबसूरत कि आप नोटिस पीरियड देंगे, उसको कोई बॉदर नहीं करता। तो मेरे ख्याल है ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, इससे कुछ नहीं होगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और वो जो सहाफ़ी जिसने सुसाइड की है उससे कुछ लर्न करना चाहिए सहाफ़ी बरादरी को भी कि हमने आगे कैसे चलना है। ठीक है जनरल साहब, आपके ख्याल में इस बिल के बाद क्या झूठी खबरें रुक जाएंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल रुकेगी। उसकी वजह यह है कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो हमारा हमेशा से कमजोर रहा है, मसला कि ताकतवर के खिलाफ कानून इस्तेमाल नहीं हो सका, तो यहाँ भी बच निकलने के मीडिया हाउसेस जो हैं वो मेरा ख्याल है बड़े हावी हैं और पहले भी बच निकलते रहे हैं, अब भी बच निकलेंगे। असल चीज वही है, इम्प्लीमेंटेशन अगर लॉ की आप नहीं कर सकते तो कवानीन आप जितने जी चाहे सख्त बना लें, उनका फायदा होता नहीं। और यहाँ हमारा पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा यही है कि कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और फिर सबसे ज्यादा बात तो ये NDC, मुजम्मिल और सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं, साफी ये हैं, अगर ये समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है NBC, वेरी क्विकली, आपके ख्याल में आज़ादी सहाफ़त के मसाइल में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बुनियादी तौर पर एडिटर का खुद मुख्तार ना होना। एडिटर मालिक के अंडर में आता है और मालिक हुकूमत की सुनता है। ये बुनियादी करीद है। जब तक एडिटर या डायरेक्टर न्यूज़ खुद मुख्तार नहीं होगा, आज़ाद नहीं होगा, सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी। ठीक है, आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है वो खुद मुख्तारी है, और जब तक खुद मुख्तारी नहीं मिलेगी तब तक जो है वो आज़ादी का जो है वो अमल में नहीं आ सकेगी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।